हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, ये इस फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये गॉस थ्योरम। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है और किस वजह से जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स के, मोस्टली मैक्सिमम मार्क्स के, तो इसी टॉपिक को ज़्यादा नज़र में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज समझते हैं इस गॉस थ्योरम को। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग कुछ रिकॉल कर लेंगे। क्या रिकॉल करेंगे? तो सबसे पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्लक्स को पढ़ा था। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। फ्लक्स उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी सरफेस से पेनेट्रेट कर बाहर की तरफ दूसरे साइड निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था? तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या है? फाई। फाई इज इक्वल टू सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल कर लाए थे। ठीक है, तो चलिए अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग समझ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के बाद एक चीज और है जो हम लोगों को समझना है। वो क्या है? देखिए, सरफेस हम लोग समझते हैं सरफेस क्या होता है। तो सरफेस में मतलब हो गया जिसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, उसी को सरफेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन सरफेस दो टाइप का होगा। ठीक है, सरफेस कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। तो गॉस थ्योरम समझने से पहले हम लोग ये जरूर समझेंगे कि सरफेस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सरफेस से हम लोग जानते हैं कि जिसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे। अब देखिए सरफेस कितने टाइप का होता है? तो सरफेस दो टाइप का होगा। एक हम कहते हैं ओपन सरफेस। ठीक है, एक को क्या कहेंगे हम लोग? ओपन सरफेस। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या होता है ये थोड़ा समझना है। ठीक है, ओपन सरफेस उसको कहते हैं जिसके पास हैज एज, जिसके पास एज हो। एज कहने का मतलब बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सरफेस कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं डिस्क। ठीक है, डिस्क ले सकते हैं, शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं, शीट ऑफ पेपर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक डिस्क है, तो इसके पास सरफेस एरिया तो है, इसके पास सरफेस एरिया है, लेकिन इसके पास बाउंड्री भी है। ठीक है, इसके पास बाउंड्री भी है। ठीक है, अगर हम शीट ऑफ पेपर लें तो शीट ऑफ पेपर देखिए, ये शीट ऑफ पेपर है, इसके पास भी एरिया है, इसके पास भी एरिया है, और इसके पास भी एज है, ए बी सी डी। ठीक है, इसके पास भी क्या है? एज है या बाउंड्री है। तो ये दोनों सरफेस को हम क्या कहेंगे? ओपन सरफेस। क्लोज सरफेस का क्या हो जाएगा? हैज। अब एक चीज देखिए कि इसके पास एज है, इसके बावजूद भी इसके पास इनर और आउटर, मतलब कि ये अगर इनर है तो इसके अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा? आउटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं कि मेरा ये हाथ एक शीट है, तो इसके पास देखिए ये बाउंड्री भी है इसका, ये अगर इस साइड वाला इनर है तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा? आउटर हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? ओपन सरफेस कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्लोज सरफेस क्या होगा? तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लोज सरफेस में क्या देखेंगे? हैज एज है तो इसके पास हो जाएगा नो एज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा, आप ले सकते हैं बलून। ठीक है, बलून। तो बलून में देखिए ये जो स्फेरिकल बलून होगा, ठीक है, स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून। तो स्फेरिकल बलून जो होगा, जैसे आप देखे होंगे कि बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी जो भी सेलिब्रेशन होता है, उस सेलिब्रेशन में देखेंगे कि बलून होता है, और बलून को जब आप उसमें हवा भरते हैं तो हवा भरने के बाद वो ऐसा स्फेरिकल है तो स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आप खोजते रह जाएंगे कि उसका बाउंड्री कहाँ है, लेकिन उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है।
ठीक है, और उसके पास बाउंड्री नहीं है, उसके बावजूद उसके पास इनर सरफेस भी है और आउटर सरफेस भी। आउटर सरफेस किसको कहेंगे? उस बलून का जिसे आप टच कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा हाथ है, ये बलून हो गया, तो ये इसका कोई आपको बलून का कोई भी एज नहीं दिखेगा, और इस एज ना होने के बावजूद भी उसके पास आउटर सरफेस भी है और उसके पास इनर सरफेस भी है। तो बलून का आप आउटर सरफेस से टच करते हैं, इनर सरफेस को टच नहीं कर पाते हैं। और बहुत जगह देखे होंगे कि बलून के अंदर वो बुरादा या जो भी है चिमकी विमकी डालकर उसमें अंदर हवा भर दिया जाता है और फिर फोड़ा जाता है, तो वो बरसात होती है उसकी। तो उसके अंदर जब आप वो मटेरियल डाल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जब मटेरियल डाल रहे हैं, तो क्या आप हवा भरने के बाद उसको छुपा रहे हैं? नहीं छुपा रहे हैं। क्यों नहीं छुपा रहे हैं? क्योंकि वो इनर सरफेस के कांटेक्ट में है। आप बस किसको छुपा रहे हैं? आउटर सरफेस के कांटेक्ट को छुपा रहे हैं, ठीक है। तो ओपन सरफेस दो टाइप का, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है। ओपन सरफेस का क्या डेफिनेशन है, क्लोज सरफेस का क्या डेफिनेशन है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हमारा सरफेस एरिया है, इससे फील्ड लाइन जो पास करता है, ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया है, ये ई वेक्टर है, और ये इसका सरफेस एरिया एन कैप। हम लोगों ने एरिया वेक्टर निकाला था एन कैप, इससे फ्लक्स कितना जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हम लोगों ने कल फॉर्मूला निकाला था। तो ये इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि गॉस थ्योरम समझने के लिए ये बेसिक है, ये कंडीशन है। ये अगर आप समझ गए, आप समझिए ऑलमोस्ट गॉस थ्योरम भी समझ गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस और फ्लक्स, ये अगर हम समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं गॉस थ्योरम की तरफ। गॉस थ्योरम क्यों लाया गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम लोग समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि गॉस थ्योरम एक्चुअली में कहता क्या है और इसका प्रूफ क्या है, ये हम लोग समझेंगे। इसके काम को पहले देखेंगे, उसके बाद फिर इसका इंपॉर्टेंस खुद ब खुद समझ में आएगा, आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये गॉस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम समझने के लिए ये सब चीज हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग इसे समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए गॉस थ्योरम एक्चुअली में कहता क्या है, ठीक है। गॉस थ्योरम को हम लोग गॉस लॉ भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। गॉस लॉ कहता क्या है, ठीक है, पहले हम समझते हैं इसे, फिर उसके बाद आपको इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो पहले इसे समझ लीजिए, फिर इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेंगे। गॉस थ्योरम ये कहता है कि जब कहीं भी कोई चार्ज है, ठीक है, जब कोई जैसे मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, कहीं पर कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये क्या है हमारे पास? क्लोज्ड सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस ये कैसा है? स्फेरिकल है, ठीक है, ये कैसा है? स्फेरिकल। इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं पॉजिटिव या क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि चार्ज कहीं पर भी होगा वो फील्ड बनाएगा, फील्ड होगा तो वहां पर फील्ड लाइंस होंगे, तो वो निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे, निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, एरो इनवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज है मतलब यहाँ पर फील्ड है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और वो फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा तो इस क्लोज सरफेस से होकर बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये फील्ड लाइंस यहाँ से निकला, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस तरीके से निकलता जाएगा चारों तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रहा है। तो आप देखिए ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर। तो अब देखिए कि ये ई वेक्टर किससे होकर जा रहा है? क्लोज सरफेस से होकर जा रहा है, पेनेट्रेट कर रहा है क्लोज सरफेस को। तो जब कोई भी फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस या सरफेस को पेनेट्रेट कर जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। यही चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कहा,
पढ़ा है, तो इस वजह से यहां पर भी क्या है, फ्लक्स है। अब ये फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो कितना होगा, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा, ठीक है, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, गॉस थ्योरम ये कहता है कि इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा कि इसके अंदर चार्ज कितना है, ये सरफेस अपने अंदर चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज, इसको और अच्छे से लिखे तो यहां लिख सकते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, बात समझ में आया, फिर से समझिए। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जब आप किसी चार्ज को, या ये समझिए कि जब किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज हो, सिर्फ सिंगल नहीं, सिंगल हो या मल्टीपल चार्जेस हो, तो उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बराबर होगा Q टोटल, मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, और उसे डिवाइड करेंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या है आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट कहलाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, बात समझ में आ रहा है। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये रहा गॉस थ्योरम, यही है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is equal to total charge is equal to 1 by epsilon naught times the total charge, 1 by epsilon naught times the total charge enclosed, the total charge enclosed, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमने कहां से निकाला, इसी फॉर्मूले से इसका स्टेटमेंट निकाला। तो गॉस थ्योरम क्या है ये आप समझ गए होंगे कि गॉस थ्योरम कहना क्या चाहता है। गॉस थ्योरम ये कहना चाहता है कि जब भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज हो या बहुत सारा चार्ज हो, तो उससे जो फ्लक्स होगा, उस सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू टोटल, उसके अंदर टोटल चार्जेस कितने हैं उसका सम बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इस चार्ज और ये जो चार्ज और सरफेस के बीच में जो मीडियम है ये वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन नॉट एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई और होगा तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन लिख देंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर कोई, अगर ये है एयर या वैक्यूम के लिए, अगर कोई और मीडियम होगा तो लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू टोटल बाय एप्सिलॉन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम को छोड़कर कोई भी ले ले तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने एक इससे और रिजल्ट आगे अगर बढ़ाए तो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो, एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह इसे पुट कर देंगे अगर, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन की जगह डाल देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये हमारा आ गया प्रॉपर फॉर्मूला। इस पर हम लोग इसके वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए फ्लक्स का हम लोगों ने पिछले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के
टॉपिक में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो अब हम लोग पूरा लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इसमें पढ़ा था, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां से ये वाला फॉर्मूला डाल दीजिए q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत मदद करेगा हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो गॉस थ्योरम एक्चुअली में क्या है ये समझ में आया। गॉस थ्योरम कहां एप्लीकेबल होगा, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा, जहां पर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, वहां पर हम लोग मोस्टली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है सिंगल या मल्टीपल, तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया, कहां से, इसी से, ठीक है। क्लोज सरफेस क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया, ये एयर या वैक्यूम के लिए, अगर उससे हटकर कोई होगा तो q टोटल बाई एप्सिलॉन कर देंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले फॉर्मूला या लेक्चर में हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा था, तो अब एप्सिलॉन की जगह इतना डाल देंगे तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें इस पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ये पूरा फॉर्मूला आ गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने गॉस थ्योरम को समझ लिया। अब इसके प्रूफ को समझेंगे। प्रूफ कहने का मतलब है कि ये इतना कैसे होगा, इसका कुछ प्रूफ है या नहीं है, तो बेशक इसका प्रूफ है। यही अब हम लोगों का काम है कि ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। उस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए इसका मदद लेंगे, ये वाले टर्म का, इस टर्म को लेंगे, इसके मदद से हम लोग ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट डिराइव करेंगे, ठीक है। इतना समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे इस गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो गॉस थ्योरम का रिजल्ट क्या है आपके दिमाग में होगा, फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या है, तो हमें देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वी हैव टू, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए गॉस थ्योरम का कंडीशन क्या है, एक क्लोज सरफेस लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्लोज सरफेस है और इसके सेंटर पर, ठीक है, ये एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं +q, और इसका रेडियस है r। इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस क्या है, r है, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला जो है इसका डेरिवेशन करना है कि ये प्रूफ क्या है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, क्लोज सरफेस लिया, क्लोज स्फेरिकल सरफेस है, उस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर, ये इसका सेंटर है O, यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ज रखा, +q चार्ज है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस के ऊपर, ठीक है, इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस के ऊपर एक छोटा सा हम लोग एरिया लेंगे, ठीक है। इस छोटा सा एरिया लेंगे और उससे हम लोग फ्लक्स निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस छोटा सा एरिया को मार्क कर लेते हैं, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा छोटा सा एरिया हो गया इस पर, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा, थोड़ा पेंट कर ले रहे हैं, कभी कभी पेंटिंग भी ज़रूरी होती है, महफूजान तो है नहीं फिर भी चलिए। तो पेंट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, एक छोटा सा सरफेस एरिया मिलता है, ठीक है। इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी करा था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो ये जो सरफेस है ये मान लेते हैं ds है, ये सरफेस कैसा है, ds है, और इससे ये n कैप, ठीक है, ये n कैप इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये जो स्मॉल एरिया है ये कितना है, ds, और इससे इसका जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड की तरफ है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये चार्ज है और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इस छोटे से सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर होगा, तो वो भी आउटवर्ड की तरफ होगा, ई वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इस सरफेस का इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है, तो r डिस्टेंस है, ठीक है। इस सरफेस का डिस्टेंस कितना है, तो r है। थोड़ा इसे और बेहतरीन बना देते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा वक्त नहीं लगेगा, चलिए ठीक है। देखिए ये r है, इस r का e वेक्टर हो गया। अब देखिए ये चार्ज इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, तो r डिस्टेंस पर है, और इस पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। ये जो P पॉइंट है इससे फील्ड किधर है, आउटवर्ड की तरफ है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले
इस छोटे से सरफेस से फ्लक्स निकालना है। तो सरफेस कैसा है, स्मॉल है, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो हम लिख लेते हैं कि सिंस सरफेस इज स्मॉल, सरफेस इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर फ्लक्स विल बी स्मॉल, फ्लक्स विल बी स्मॉल, फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा, तो डी फाई इज इक्वल टू फ्लक्स, डी फाई क्योंकि सरफेस स्मॉल है, डी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी एस, ठीक है, डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा। अब देखिए डी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो अब देखिए यहाँ पर थीटा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा इधर हो जाएगा 0 डिग्री क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब कॉस 0 डिग्री हो जाएगा तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी फाई ई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहे हैं इसलिए बेस में ई लिख देते हैं। ठीक है, डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर, ठीक है, डी एस और cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। अब देखिए डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर और ये चार्ज है Q और ds। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जब इंटीग्रेशन का काम करेंगे, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। सिर्फ किसको इंटीग्रेट करना है, ds को। तो जब हम स्मॉल सरफेस को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सरफेस मिलेगा, उसी तरीके से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, पूरा। तो डी फाई ई को रिप्लेस कर हम लिख देंगे फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और देखिए छोटा छोटा ds मिलाएंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या मिलेगा, स्फीयर मिलेगा। तो यहां पर लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फाई ई इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ Q टोटल लिख देते हैं, यही रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब देखिए ये प्रूफ हो गया हमारा, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, GT गॉस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा चार्ज है इसके अंदर, ठीक है, इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर बहुत सारा चार्ज है, तो इफ देयर इज n charges inside the closed surface, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारा चार्जेस है, n चार्जेस है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू, इसके लिए लिख देंगे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस फाई n। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं गॉस थ्योरम क्या है और उसका प्रूफ समझ में आया होगा। अब एक चीज़ थोड़ा समझिए यहाँ पर कि जो फ्लक्स है वो सिर्फ दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कि उसके अंदर चार्ज कितना है, इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन नॉट मतलब नेचर ऑफ मीडियम, सरफेस और चार्ज के बीच में जो मीडियम का नेचर है वो कैसा है, इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस दो चीज़ पर आपका गॉस थ्योरम फुल्ली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर एक और हम यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ कर दें और ये हमारा सरफेस 1 है, ये हमारा सरफेस 2 है, और आपसे पूछा जाए
कि बताइए सरफेस 1 और सरफेस 2 से फ्लक्स कितना कितना होगा, तो आप देखिए कि इसके फॉर्मूला में कहीं भी आर नहीं है। इसका मतलब कि जो फ्लक्स होगा वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर जो फ्लक्स इसके साथ होगा, जो फ्लक्स सरफेस 1 से पास होगा, उतना ही फ्लक्स सरफेस 2 से पास होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी आर नहीं है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर डिपेंड करता है, और चार्ज और सरफेस के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां भी हम लोग इस क्लोज सरफेस को ड्रॉ करेंगे तो वहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? वहां पर इसका नाम हो जाएगा गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो क्लोज सरफेस हम लोग नहीं कहकर क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है। तो गॉस थ्योरम और उसके प्रूफ को समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे उसका सिंपल वेरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो एकदम इजी है, बहुत ही ज़्यादा एकदम हल्का है, आप इसे समझ लेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये ई वेक्टर है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ई वेक्टर। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से पॉजिटिव टू निगेटिव इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है? एक हम सिलेंडर को पुट करेंगे। ठीक है, एक सिलेंडर को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो जब हम एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सिलेंडर को इंसर्ट करेंगे तो हम थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा जगह ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि ये हम लोगों ने इसके अंदर एक सिलेंडर ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर को हम लोगों ने क्या करा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, अब जब हम ये फिगर हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने एक सिलेंडर को पुट कर दिया। अब जब हमने इसे पुट किया है तो सिलेंडर के पास टोटल कितना सरफेस एरिया होगा? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये सिलेंडर है तो इसके पास एक कर्व सरफेस एरिया हो गया, दूसरा इसके पास एक टॉप होगा, ठीक है, और एक बॉटम होगा। तो टोटल सरफेस एरिया इसके पास 3 होगा, ये टॉप, ये बॉटम और ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, 3 सरफेस एरिया। तो इसके पास जो सरफेस एरिया है, एक को मान लेते हैं यहाँ पर ये सरफेस एरिया है, इसको मान लेते हैं S1। ठीक है, दूसरा जो सरफेस एरिया है इसको मान लेते हैं S2, और जो तीसरा जो सरफेस एरिया है उसे मान लेते हैं हम लोग S3। ठीक है, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, इसे मान लेते हैं S3। अब देखिए, जब हम लोगों ने सरफेस ले लिया है तो सरफेस का अब डायरेक्शन क्या होगा? उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ठीक है, सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? तो सरफेस का डायरेक्शन हमें पता है ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने सरफेस लिया, देखिए इस सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? इन कैप इस साइड होगा। इस सरफेस का, ठीक है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? इस तरफ होगा, इन कैप। ठीक है, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा? तो आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो ये इधर हो गया, इन कैप। अब देखिए, तीनों सरफेस के लिए हम लोगों ने उस अलग अलग एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो जब हमने तीनों के लिए अलग अलग एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया है तो अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है, किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर एंगल कितना बन रहा है? तो यहां पर एंगल बन रहा है 0 डिग्री। और यहां पर एंगल कितना बन रहा है? तो आप देख सकते हैं यहां पर एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो यहां पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालने का काम करेंगे तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, φ1 कितना होगा? तो EA cos थीटा। ठीक है, EA1 cos थीटा
कॉस थीटा 1 प्लस इसके लिए भी काम करेंगे EA2 कॉस थीटा 2, इसके लिए भी काम करेंगे तो EA3 कॉस थीटा 3। ठीक है, अब देखिए EA1 थीटा 1 कौन सा हो जाएगा, ये 1 तो थीटा डिग्री कॉस 0 डिग्री डाल देंगे, कॉस 0 डिग्री प्लस EA2 थीटा 2 कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस EA3 कॉस थीटा 3 कितना है 90, तो कॉस 90 पुट कर देंगे। अब देखिए फाई निकाल रहे हैं हम, फाई टोटल निकाल रहे हैं, तो अब कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा EA प्लस इसके लिए 1 आ जाएगा तो EA1 प्लस इसके लिए 180 मतलब माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस EA2 प्लस और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाई इज इक्वल टू EA1, A1 ये है A2 ये है, तो A1 A2 आपस में इक्वल होगा, इस वजह से ये दोनों का एरिया बराबर है, E भी बराबर है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, क्या वेरीफाई किया कि इस सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इस सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इससे टोटल फ्लक्स कितना है 0। तो यहां पर फाई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला था, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम लोगों ने Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला तो यहां पर Q कितना है, Q इज 0, तो फाई भी कितना हो जाएगा, फाई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये गॉस थ्योरम का सिंपल वेरिफिकेशन है। अब हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन है कि कुलम्स लॉ को डेराइव करना है गॉस थ्योरम के मदद से, और उसका गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और प्लीज़ इसी तरह प्यार मोहब्बत और सपोर्ट करते रहें और अपना ख्याल रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।